हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेल्थ एंड फिटनेस विद आशीष के साथ। और मेरा नाम है आशीष एंड आई एम अ फुल टाइम क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडर। सो आज से हमारी बेसिक फॉरेक्स क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जहां पे हम फॉरेक्स का बेसिक से एडवांस तक A to Z सब कुछ सीखने वाले हैं। और मेरा एक्सपीरियंस इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर 5-6 साल समथिंग रहा है। इन 5-6 साल में मैंने बहुत गलतियां की, मार्केट से बहुत कुछ सीखा है अपनी गलतियों से। ठीक है, वो सब चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे आप वो गलती ना दोहरा पाओ, ना रिपीट करो उन चीजों को, और आप जल्दी से जल्दी इस मार्केट के अंदर सक्सेस हो पाओ। अब सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट है कि मार्केट में आए, 2 महीने सीखा, 1 महीना प्रैक्टिस की और तीसरे चौथे महीने से आप प्रॉफिट कंसिस्टेंटली जनरेट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो जो इस माइंडसेट से इस मार्केट में है, वो हद से हद 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल ही टिक पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कुछ रूल रेगुलेशंस के साथ ही कर पाएंगे, और पेशेंस भी। अगर किसी के पास ये सब नहीं है तो उसके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी। ठीक है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा लड़ाई आपकी अपनी खुद से है। आज हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी अपनी इस जर्नी के अंदर, बेसिक से एडवांस। जब तक हम इस चीजों को सीखेंगे, आई होप कि आपको किसी अदर यूट्यूब चैनल, किसी अदर कोर्स की जो आपको पेड मिलते हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आपको ट्रेडिंग रियल में सीखनी है, ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं, जिस वजह से आप नहीं सीख पा रहे हैं अभी भी, टिप्स, ठीक है ना, जो आप टेलीग्राम से लेते हैं, तो उन टेलीग्राम चैनल्स को अभी के अभी लीव कर दीजिए। क्योंकि इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आप अपने आप में इतना कैपेबल तो हो ही जाओगे कि आप अपनी ट्रेड्स को फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, मार्केट में आप कहां सही हो, कहां गलत, किस ट्रेड को लेना है, किस ट्रेड को नहीं लेना है। ठीक है ना, इतना कुछ एनालिसिस आप खुद कर पाओगे तो आज ही उन टेलीग्राम चैनल्स को एग्जिट कर दो बस। ठीक है, देन हमें A to Z अपनी नोटबुक में नोट्स के साथ साथ, ठीक है, जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम सीखेंगे, उनको सब कुछ रिटर्न करना है आपको अपने हाथ से। ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि वो आपको बाद में भी काम आएंगे रीड करने के। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे। ठीक है ना, जनरली हम यहाँ पे, मैं आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ये आपका थियोरिटिकल चीजें या ये हिस्ट्री, वो हिस्ट्री, क्या प्रोसेस है, इन सब चीजों के पीछे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, सो हम सीधा बढ़ेंगे अपनी क्लास की तरफ। जो हमें चीज सीखनी है, जिस चीज के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि कोई भी थ्योरी आपको ट्रेडर नहीं बनाती, आपको ट्रेडर बनाता है आपका खुद का माइंडसेट, खुद की मेहनत, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशंस, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो सिर्फ हम इन्हीं सब चीजों के ऊपर अपनी क्लासेस रखने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, हम थ्योरी के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसका एक छोटा सा जो प्रोसेस है, मैं एग्जांपल के साथ उसको चीज़ को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट बेसिकली जब अब जो व्यापार होता है, ठीक है, जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है, उसके लिए हम जो एक्सचेंज करते हैं वो ऑलमोस्ट डॉलर के अंदर होता है। ठीक है, चाहे वो इंडिया, वियतनाम, सिंगापुर, दुबई, कोई भी कंट्री अगर आपस में इंटरनेशनल ही बिजनेस कर रही है, तो सब डील्स आपकी डॉलर के अंदर होती है। अब हर कंट्री का डॉलर के अकॉर्डिंगली जो उनका करेंसी वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करता है मार्केट के अंदर। अब इससे बिजनेस के अंदर नुकसान भी है, रिस्क है। ठीक है ना, अब उस रिस्क को कम करने के लिए फॉरेक्स मार्केट चीजों को थोड़ा इजी कर देती है, लाइक हेज करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक $100 के खिलौने के लिए कल तक आपको सिर्फ और सिर्फ
8,500। जब $1 की वैल्यू 85 रुपीज थी, तब आपको एक $100 के खिलौने के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र 8,000 या फिर 8,500 रुपए ही देने पड़ रहे थे। लेकिन आज उसी $100 के खिलौने के लिए आपको 9,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आज $1 की वैल्यू 90 रुपीज हो चुकी है। ठीक है, अब करेंसी का फ्लक्चुएशन हो चुका है, करेंसी का जो इंडिया के करेंसी है डॉलर के मुकाबले वो गिरावट में है अभी। ठीक है, अब फॉरेक्स एक्सचेंज जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये हमें कैसे हैज और कैसे हेल्प करती है? बेसिकली ये एक टाई अप कर देती है एक प्राइस को। फॉर एग्जांपल मेरी कुछ डील किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के साथ या किसी की भी बिजनेस डील इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, और उसने उस कंपनी का जो सामान है वहां से एक्सपोर्ट कराया अपने कंट्री के अंदर, और उनकी जो डील है फॉर एग्जांपल 100 हम बोल देते हैं $1 लाख में हुई है। अब अगर वो अपनी कंट्री का करेंसी उनको पे करता है, फॉर एग्जांपल उसको आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ $1 लाख के मुकाबले अपनी करंट कंट्री की जो करेंसी है जो उसको देनी है, वो सिर्फ बैठती है कुल मिलाकर आई थिंक ये मान लेते हैं 1.5 करोड़ रुपए। ठीक, लेकिन आने वाले 3 से 4 महीने का उनके पास टाइम है उनकी पेमेंट के अंदर। इस बीच अगर उस करेंसी के अंदर दोबारा से फ्लक्चुएशन आ जाए, दोबारा से चढ़ाव आ जाए या सॉरी गिरावट आ जाए, तो हो सकता है उसको जहां पे सिर्फ $1 लाख के मुकाबले 1.5 करोड़ रुपए देने थे, अब उसको वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। अब इस चीज से बचने के लिए फॉरेक्स एक्सचेंज एक टाई अप कर देती है एक प्राइस पे। ठीक है ना, एक प्राइस फिक्स कर देती है कि आपका जो मार्केट के अंदर डॉलर का प्राइस है वो सिर्फ यही चल रहा है और आपको यही पे करना है, चाहे आप कल करें 3 महीने बाद उसका पेमेंट करें। ठीक है ना, आपको सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ही पे करना है। दूसरा एग्जांपल, आप अगर इंडिया से यूएस गए, इंडिया से आप गए यूएस, तो वहां पे चलता है डॉलर। आपने अपने 10,000 के सॉरी 9,000, क्योंकि अब तो 90 रुपीज है $1, आपने अपने 9,000 को वहां पे कन्वर्ट किया। कन्वर्ट होने के बाद आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ $100। ठीक है, अब हो सकता है कि आप उस $100 में, मतलब एक एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है ना, रियलिटी नहीं है, आप यूएसए से यूरोप गए, वहां पे हो सकता है उस $100 की वैल्यू, जो $100 की वैल्यू है उससे आपको यूरोप कंट्री के 50 यूरोज मिल जाए, 60 यूरोज मिल जाए। ठीक है ना, करेंसी एक्सचेंज हुआ इंडिया से यूएस डॉलर का, यूएस डॉलर से कन्वर्ट हुआ आपका यूरोज में। हो सकता है यूरोप से आप किसी अदर कंट्री में जाए और उस यूरोज की वैल्यू कुल मिलाकर वहां रह जाए सिर्फ 10 दिनार। ठीक है, आप वहां से किसी और कंट्री गए और फिर वापस आपके इंडिया के अंदर एंटर हुए। अब कुल मिला के आप इंडिया से सिर्फ और सिर्फ मात्र 9,000 रुपए अपनी जेब के अंदर रख के गए थे। यूएस गए, वहां डॉलर चेंज किया तो वहां $100 हो गया। यूरोप गए, शायद वहां 50-60 यूरोज हो गया। किसी और कंट्री गए 10-20 दिनार हो गई। अब जब वापस इंडिया के अंदर आए तो कुल मिलाकर आपकी जेब के अंदर सिर्फ और सिर्फ मात्र, जब आपने उस करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया लास्ट में, तो हो सकता है आपकी जेब में या तो 3,000 5,000 बच जाए, या फिर हो सकता है आप अगर किसी सस्ती कंट्री में गए तो आपके वो 9,000 जो आपने स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थी वो लास्ट में आकर आपका 15,000 या 18,000 हो जाए। अब इससे क्या चीज समझ में आती है कि हम जिस जिस कंट्री जाएंगे वहां वहां आपको एक्सचेंज तो मिलेगा ही मिलेगा उन चीजों करेंसीज का, लेकिन फ्लक्चुएशन मतलब करेंसी की जो वैल्यू है आपको हमेशा अप डाउन मिलेगी हर कंट्री के अंदर। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज आपकी ई करेंसी की बात करें, यूएसडी, जिसको हम बोलते हैं यूएसडीटी टेथर, ठीक है ना, यूएसडी डॉलर, लेकिन उसके साथ लग जाता है टी, मतलब के टेथर। ठीक है ना, इकोनॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। अब वो हर कंट्री के अंदर फिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इंडिया के अंदर हूं और मेरा बाइनेंस के अंदर अकाउंट है, या फिर किसी फॉरेन एक्सचेंज जो मेरा ब्रोकर है जिसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं वहां पे मेरा अकाउंट है, और अगर मेरे उस अकाउंट के अंदर $5,000 पड़े हैं, यूएसडी पड़ी है, तो चाहे मैं यूएस चले जाऊं वहां भी मेरी
5,000 यूएसडीटी रहेगी, चाहे मैं यूरोप चले जाऊं वहां भी मेरी 5,000 यूएसडीटी रहेगी, या फिर मैं वियतनाम, दुबई, सिंगापुर कहीं भी चले जाऊं मेरी वो 5,000 यूएसडीटी की वैल्यू 5,000 यूएसडीटी ही रहेगी। ठीक है ना। तो फोरेक्स ने हेज करके इस चीज को फिक्स कर दिया है, इस चीज को कि आपका सर्टेन जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपका फिक्स रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी, और अगर फ्लक्चुएशन होगी आ, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ परसेंट की होगी, वो भी सिर्फ जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है ना, स्प्रेड मीन्स आगे जब टॉपिक आएगा हम उस चीज को वहां पे बताऊंगा आपको स्प्रेड क्या होता है, आस्क और बीड वगैरह सब कुछ। ठीक है ना। सो ये चीज हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज कि अदर अदर कंट्री के अंदर अगर हम गए तो हमारा जो एक्सचेंज है कैसे कैसे वर्क करता है, आपका करेंसी का वैल्यू अप डाउन कैसे होता है, फ्लक्चुएशन कैसा आता है। ठीक है ना, और फोरेक्स ने इसके अंदर क्या हेल्प की है इस चीज को स्टेबल रखने के लिए। अब फोरेक्स मार्केट को रेगुलेट कौन कौन सी बॉडीज करती हैं हम उसके बारे में समझते हैं। जनरली फॉरेक्स मार्केट को आपका फर्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट, सेकंड आपका सेंट्रल बैंक, थर्ड आपका बड़े बैंक्स, ठीक है ना, लार्ज बैंक जिनके पास अच्छा कैपिटल है वो बैंक्स, फोर्थ आपका फाइनेंशियल जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सॉरी डिपार्टमेंट्स बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल कंपनीज हैं। ठीक है ना, फिफ्थ आपकी एमएनसीज कंपनी हो गई, सिक्स्थ हेज फंड, और सेवन आपके रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर जस्ट अ पार्ट, ठीक है ना, एक बहुत छोटा सा पार्ट है फोरेक्स मार्केट का। बट अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात करें इसके अंदर, बड़े प्लेयर्स आपका गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, एमएनसीज एंड हेज फंड, ये सिर्फ 4-5 ही आपके बड़े रोल पे करते हैं इस फोरेक्स मार्केट को चलाने में। ठीक है ना, इसका मूवमेंट कराने में। अब जनरली हमने बात की फॉरेक्स मार्केट की, अब दूसरी बात होती है कि मार्केट के अंदर हम फोरेक्स मार्केट के अंदर एंटर तो हुए हैं। अब हमारा इंडियन मार्केट के अंदर हम बात करें तो वहां पे अराउंड पर डे का जो बिजनेस शायद 2 लाख या 3 लाख समथिंग करोड़ के आसपास का है, लेकिन फोरेक्स मार्केट में वो 8 गुना है। ये तो 5 ट्रिलियन है, ये प्रीवियसली है, लेकिन अभी की अगर करंटली रिपोर्ट उठाई जाए तो आई थिंक 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर का पर डे का यहाँ पे पैसा घूमता है मार्केट के अंदर। ये इतना बड़ा समंदर है। ठीक है, और इसी चीज की वजह से इंडिया के अंदर आपका टैक्सेस बढ़ गया है, और इंडियन जो मार्केट हमारे स्टॉक मार्केट एफआईज नहीं है, ये चीज मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया वहां पे घोच पोच। इस वजह से मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडर शिफ्ट हो गए आपके फोरेक्स मार्केट की ट्रेडर की तरफ। ठीक है ना, फोरेक्स मार्केट की तरफ वो शिफ्ट हो चुके हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा समंदर है, 24/7 ओपन है आपकी मार्केट। जैसे वहां पे 5-6 घंटे चलती है, आपका सुबह 9 से 3 समथिंग वाला टाइम में चलती है, और ये 24/7 है। ठीक है, तो काफी ट्रेडर वहां से इंडियन मार्केट से शिफ्ट हुए हैं आपकी फॉरेक्स मार्केट के ट्रेडिंग में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इंडाइसिस है, और आपका क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है ना, करेंसीज हो गया आपका, कमोडिटीज हो गया, बहुत सारे पेयर्स आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे रिस्क एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है ना, लेकिन जो भी मार्केट को सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, या फिर कर रहे हैं मार्केट को, बट कहीं ना कहीं उनको अभी ट्रेडिंग में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, ये चीजों को और बेटर करना चाहते हैं। ठीक है ना, चीजों को और बेटर करना चाहते हैं, उनको इन सब को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि आप अपना रिस्क कम कर पाओ उस मार्केट के अंदर। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट इजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, बट इजी उन लोगों के लिए जो इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, रोज एनालिसिस कर रहे हैं और अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन्हीं रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के अंदर है करके। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। कैंडल्स को हम कैंडल वाले अलग पार्ट में कवर करेंगे, करेंसीज की बात कर लेते हैं अब। हाँ, स्प्रेड। अब बात करते हैं हम स्प्रेड की। अब स्प्रेड फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप ब्रोकर हैं या फिर मैं ब्रोकर हूं। ठीक है, अब मेरे पास 10,000 या 9,000 रुपए हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने वो 9,000 से $100 आपसे ले लूं। ठीक है, आप एक जरिया है, मतलब आप मीडियन है, और मैं आपको वो अपने 9,000 देता हूं और आपसे वो $100 लेता हूं। अब आप यहाँ पे फ्री में काम कभी नहीं करोगे। ठीक है ना, आपको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो उसको बोलते हैं स्प्रेड, आस्क माइनस बिड। अब आस्क और बिड क्या होता है पहले वो समझो। आस्क मीन्स है इट, मतलब
मैं आपको अपने 9,000 दे रहा हूं, ठीक है। ये मेरा वो प्राइस है जो मैं आपको पे कर रहा हूं उस $100 के लिए, ठीक है। ये मेरा वो प्राइस है जो मैं आपको, जस्ट अ मिनट, पे कर रहा हूं आपको अपने $100 के, सॉरी, $100 के लिए मैं आपको 9,000 पे कर रहा हूं। ये मेरा आस्क हो गया, ठीक है। और बिड मतलब जो बायर है, सामने जो खरीदार है, वो मेरे को उस 9,000 के बदले कितना देना चाहता है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि मैं अपने उन $100 के लिए सिर्फ और सिर्फ 9,000 ही दे पाऊंगा। और उधर से बायर ने भी बोल दिया कि मैं आपको $100 दूंगा लेकिन आपसे 9,000 लूंगा। तो ये हो गया हमारा डील फाइनल, ठीक, क्योंकि सेम सेम कंपैरिजन आपस में हो चुका है। लेकिन स्प्रेड अब यहां से निकलता कैसे है? आस्क माइनस बिड, ठीक। हम दोनों की डील हुई, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से हुई है वहां पे कुछ पॉइंट्स का आपको उस करेंसी करेंसी के अंदर थोड़ा डिफरेंस देखने को जरूर मिलता है, ठीक है, क्योंकि वही स्प्रेड उस ब्रोकर का प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। अब हो सकता है आपको, जब आपने 9,000 रुपए दिए हैं उस $100 के लिए, आपको 8,999 मिले, क्योंकि वो जो स्प्रेड है ₹1 का जो चार्ज कटा है, जिसको हम स्प्रेड बोल रहे हैं, वो ही आपके ब्रोकर का प्रॉफिट है, ठीक है। आपने अपना आस्क प्राइस दिया कि मैं $100 के लिए सिर्फ और सिर्फ 9,000 पे ही पे करूंगा, और सामने से बायर ने आपको बोल दिया कि मैं आपका 9,000 खरीदने के लिए तैयार हूं सिर्फ $100 में। आपका आस्क और बिड जब दोनों मैच हुआ, इस बीच स्प्रेड अपना कुछ कमीशन टाइप, जिसको हम बोल सकते हैं, वो चार्ज करता है। हो सकता है आपको जो सॉरी बायर है उसको आपके 9,000 में से 8,999 मिले, मतलब ₹1 वहां से कटा, और आपको जहां यहाँ पे $100 मिले, हो सकता है आपको 99.89 समथिंग डॉलर आपको मिले, ठीक है ना। कुछ स्प्रेड वो अपने एज अ प्रॉफिट के तौर पे या कमीशन के तौर पे कट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके मार्केट के अंदर, जब हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, ठीक है, और चीजें कैसे करते हैं, थोड़ा उस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट के अंदर हम जो बाइंग और सेलिंग करते हैं, जो अभी बिगनर हैं उनको शायद ये थोड़ा अलग लगेगा, मतलब फर्स्ट टाइम सुनेंगे, लेकिन जो मार्केट के अंदर कुछ टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर काम कर रहे थे या फॉरेक्स के अंदर काम कर रहे थे, उनके लिए मतलब ये नोएबल है, ठीक है। अब मार्केट के अंदर जनरली होते हैं आपके, मैं आपको लोड बता देता हूँ पहले। हाँ, ये रहे लोट, ठीक है। मार्केट के अंदर जनरली आपके तीन ही प्रकार के लोट होते हैं: मैक्रो, माइक्रो एंड स्टैंडर्ड लोट। सो मार्केट के अंदर जनरली आपके पास सिर्फ और सिर्फ तीन ही प्रकार के लोट अवेलेबल हैं फॉरेक्स मार्केट में। एक लोट इट मींस स्टैंडर्ड लोट, 0.01 का अगर हम सॉरी 0.1 का अगर हम ले रहे हैं मैक्रो, और 0.0 नहीं, और 0.01 अगर आप ले रहे हो इट मींस माइक्रो, ठीक है। सो अब इसी के अकॉर्डिंग आपका लोट तो हो गया, अब इसी के अकॉर्डिंग आप जो चीज बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो चीज आपको मिलती है। अगर आपने एक स्टैंडर्ड लोट लगाया है और एक स्टैंडर्ड लोट के अंदर किसी करेंसी की वैल्यू 1,00,000, ओ सॉरी 1,23,228 रुपए है, ठीक है। सो अगर आप वही खरीदना चाहते हो लेकिन लोट 0.1 रखना चाहते हो, तो आपको सिर्फ 12,322 ही मिल पाएगी वो करेंसी, ठीक। और अगर आप दोबारा से अपना लोट चेंज करते हो 0.01, तो आपको सिर्फ 1232 ही मिल पाएगी वो करेंसी, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल दिया है यूएसडी। अगर आप अपने एक लोट के अंदर यूरो यूएसडी खरीदना चाहते हो, मतलब के, तो आपको 1,23,228 यूरोज मिलेंगे। लेकिन वहीं 0.1 का अगर आप लोट लोगे तो आपको 12,322 यूरो मिलेंगे, और वहीं 0.01 के लोट पे आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 1232 ही यूरोज मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका लोट साइज। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको मिलता है लेवरेज। इस मार्केट के अंदर सबसे अच्छी बात है आपका लेवरेज। फॉर एग्जाम्पल, आपको
कोई चॉकलेट बाय करनी है और चॉकलेट का प्राइस समथिंग 50 रुपीज है, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास जनरली 5 रुपीज है, तो यहां पे आपको 10x का लेवरेज अगर आपको मिल जाए, मतलब कि कोई और बंदा आपकी 45 रुपीज देने को तैयार हो जाए, मतलब 10x का लेवरेज आपको देने को तैयार हो जाए, तो आप वो 50 रुपीज की चॉकलेट बाय इजिली कर पाओगे। तो सेम एज इट इज यहां इस मार्केट के अंदर होता है। आपको फॉर एग्जाम्पल 0.01 का लोट बाय करना है, लेकिन आपके पास जो बैलेंस अवेलेबल है वो है आपका $500, ठीक है ना, 500 USDT। लेकिन आपको लोट बाय करना है 0.1 का, जिसकी एक्चुअल वैल्यू अभी मार्केट के अंदर है 12,322 रुपए, लेकिन आपके पास अवेलेबल है सिर्फ सिर्फ 500, लेकिन उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 12,322। ठीक, अगर आपका जो मनी है 500 में से जो आपका मनी यूज होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ आपका 1%, इट मींस 123 रुपीज आपका यहां पे यूज होगा। बाकी 99% आपको लेवरेज मिल जाएगा, इट मींस 12,199 आपका लेवरेज हो जाएगा और टोटल आपका 12,322 रुपए कंप्लीट हो जाएगा। आपके बैलेंस का सिर्फ 1% यूज होगा, बाकी 99% आपको जो बोरोड होगा वो आपका लेवरेज जिसको हम बोलते हैं, वो मिल करके आप अपना 0.01 का लोड इजिली बाय कर पाओगे। ठीक है ना, आपका थोड़ा बेसिक हो गया। अब हमने लोड के बारे में बात कर ली, उसके बाद हमने बात कर ली आपके लेवरेज के बारे में। ये रहा लोड्स, ठीक है। एक लोड जो आपका माइक्रो लोड होता है 0.01, इट मींस 1000 यूनिट ऑफ बेस करेंसी जिसको हम बाय कर रहे हैं। और मिनी के अंदर 0.1 लोड, इट मींस 10,000 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। वन सिंगल मतलब स्टैंडर्ड लोड के अंदर आपको 1 लाख यूनिट ऑफ बेस करेंसी मिलती है। ठीक है ना गाइस, अब जनरली हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स को लेकर के। अब हम अगर हमें फॉरेक्स मार्केट को तरीके से सीखना है, तो उसके लिए हमें फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब उन सब चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर देता हूं। आपका जो टेक्निकल वाला एरिया है ना, वो थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम लास्ट तक जाते जाते चीजों को एडवांस तरीके से सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इनर सर्कल ट्रेडिंग, आईसीटी जिसको हम बोलते हैं, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब चीजें हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंटल, ये सब चीजें हम सीखेंगे। लेकिन आपके ट्रेडिंग जर्नी के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ 5% रोल ही पे करती है, ठीक है ना। बाकी 95% रोल आपका माइंडसेट का है, आपका डिसिप्लिन, आपके पेशेंस का है। इसके साथ साथ आपको उन चीजों पे भी काम करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा अपने सेटअप्स के लिए, ठीक है। और अपना माइंडसेट बहुत कूल काम रह करके आपको सीखना है और अपनी ट्रेड्स को फाइंड आउट करना है। तो आज की क्लास में यही फिनिश करता हूं। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर।